हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं फिर से आपके लिए फाइनेंशियल मार्केट का जो कि हमने अभी तक पढ़ा हुआ था, एक रिवीजन के तौर पे हम ऐसे कंप्लीट करने की सोच रहे थे। 20 मिनट का अपन ने एक लेक्चर देख लिया था। नाउ वी आर कंप्लीट दैट लेक्चर इन अंडर 20 मिनट्स। हम ट्राई करेंगे, हम इसमें रिवीजन करेंगे बिकॉज़ ये जो बुक है, बुक सेकंड, इसमें जो चैप्टर्स हैं उनके है ना 90% चांस ऐसा होता है कि एटलीस्ट 70% पोर्शन इन्हीं बुक में से आए। मतलब 90 का 70 मान के चलना है, मतलब कि 90% चांस ये है कि 70% जो मटेरियल है, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है, एज अ प्रैक्टिकल, एज अ फिक्शनल, एज अ मीन्स सिचुएशन वाइज विच इज गिवन इन द एग्जाम एट दीज बुक। हम हमेशा देखते हैं इन्हीं बुक में से नॉर्मली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट इन बुक्स में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उन क्वेश्चन के भी कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन को उठाया जाता है। हर कुछ नहीं पढ़ाया जाता। This the whole book is not necessary to read to understand, because the whole book is covering a single thought in different ways, in different in different ideas। हम देख रहे हैं कि भाई जैसे कि एक साइंस में मैं बात करूँ तो साइंस में एक चीज को रिलेट कर दिया गया है। साइंस में ये कह दिया भाई, सेब गिरा तो गिरा, सेब गिरने के बाद वेलोसिटी बनी, अब गुरुत्वाकर्षण बना। अब ये बात करने के बाद ये नहीं कहेंगे वो कि है ना सेब ऐसे गिरा या सेब को ऐसे फेंका तो ऐसे गिरा, ये नहीं कहेंगे। इसलिए हम है ना, हमारी जो कॉमर्स सेक्शन है उसमें है ना, इतनी सी बात को इतना ज़्यादा बनाने के लिए ये है ना कई सारे ऑथर्स की बातों को अलग-अलग करके दिखाते हैं। एंड इट इज़ आवर अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अ लाइन, एंड वी आर ready to ready to explain any others line with the single single definition of a author। हम हमारे पास ये अचीव मतलब एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि एक बार समझा सब कुछ समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि है ना, जो अपन ने पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, वो एक बार देख लेते हैं बिकॉज इट इज वेरी वेरी वो है ना कि सबसे ज़्यादा जो मेन टॉपिक्स में आता है वही आता है, और उसमें भी सबसे पहला आता है ट्रेज़री बिल। आई गिव यू द 95% चांस है कि 95% चांस इसका है कि वो ट्रेज़री बिल वाला आपका क्वेश्चन बन जाए कि व्हाट द मीन ऑफ ट्रेज़री बिल एंड एक्सप्लेन द ट्रेज़री बिल, और आरबीआई इश्यूड व्हिच टाइप ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन को बना दिया जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन जो है अब ट्रेजरी बिल का, तो ट्रेजरी बिल है क्या? मैं आपको बता दूं, ट्रेजरी बिल एक तरह से गवर्नमेंट का बिल है। गवर्नमेंट जिसे इशू करती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारे काम है, तो गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि उठ के आ जाएगी और कहेगी हम है ना। वो कह देगी हम हैं ना, लेकिन उसके आगे आके काम कौन करेंगे? एग्जीक्यूटिव्स। एंड हु आर द एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव आर दोज विच आर अपॉइंटेड फॉर द वर्क टू कंप्लीशन। हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो भी कलेक्टर्स होते हैं, ये सारे है ना एग्जीक्यूटिव में आते हैं। अब बैंक में कौन है? आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो वही गवर्नमेंट ऑफिसर्स इस काम को करेंगे। कैसे? कि ट्रेजरी बिल इश्यू करेंगे बैंक के बिहाफ में। बट एक चीज अच्छी होती है, हम पहले तो ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम भी होता है, इट इज नोन एज द जीरो कूपन बॉन्ड। अब जो ट्रेजरी बिल है, उस ट्रेज़री बिल की ये बात होती है, ख़ासियत ये होती है कि है ना, गवर्नमेंट उसे इश्यू करती है ना, तो एट अ डिस्काउंट करती है। मतलब गवर्नमेंट ने इश्यू किया तो गवर्नमेंट ऐसे कह देगी कि हम इसे ₹80 पर इश्यू करते हैं, मतलब 80% पे इश्यू करते हैं, लेकिन हम जो आपको देंगे वो देंगे 100%, मतलब एट पार देंगे हम। एट डिस्काउंट पे इश्यू गवर्नमेंट करेगी, एज़ आरबीआई करेगी, बट एट पार पे हमें वापस मिलेगा। लाइक दैट गवर्नमेंट आरबीआई ने इश्यू किया, आरबीआई इश्यूड मैक्सिमम आरबीआई इश्यूड मिनिमम अमाउंट व्हिच इज़ नोन एज़ द 25,000, 25,000 मिनिमम अमाउंट करना पड़ता है ट्रेज़री बिल में। तो आरबीआई ने इश्यू किया 26,000 इश्यू किया, ठीक है? और उस पे आरबीआई ने कह दिया कि हम आपका जो 26,000 आपको पैसा देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको हमें 25,000 देना पड़ेगा। अब हमें क्या देना है? हमें एट डिस्काउंट पे है ना एक अमाउंट देना है 25,000, बट हमें कितना मिलेगा? कुछ दिनों बाद हमें मिलेगा 26,000। अब ये मत सोचना कि कुछ दिनों बाद, ये मनी मार्केट की बात कर रहा हूँ, मतलब मिनिमम 1 ईयर, और मिनिमम 1 ईयर से मतलब ये है कि ये जो ट्रेज़री बिल है, ये 14 डेज़ से लेके 365 डेज़ तक हो सकता है। क्या पता 15 डे, जब 15 दिन हो जाएँ, 15 दिन में ही हमें वापस मिल जाए, तो ₹1,000 हमें ज़्यादा मिलेंगे ना, तो इसलिए ट्रेज़री बिल को देखा जाता है। सेकंड आता है अपना
कॉल मनी। कॉल मनी है ना, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होती है। जैसे कि मान के चलिए एक बैंक में अभी पैसा नहीं आया, लेकिन वहाँ पे डिपॉज़िट तो काफ़ी सारे हैं, तो उन डिपॉज़िट्स वालों में से कोई ऐसा है, जैसे कि 2 तारीख है आज, मान के चलो आज 1 या 2 तारीख है, बैंक में पैसा नहीं आया है, लेकिन बैंक में जिनकी इनकम आती है, जिनकी सैलरी आती है, वो तो बैंक में लेने आएँगे ना अपनी सैलरी को, पर उनको सैलरी मिलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि यार पैसा ही नहीं है भाई बैंक में, पैसा नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा जो बैंक है, वो अपने दोस्त किसी और दूसरे दोस्त के यहाँ पे जाएगी, किसी और दूसरे बैंक के यहाँ पे जाएगी और उनसे कहेगी, भाई हमको तुम अभी अपने कुछ अमाउंट दो, कुछ डिपॉज़िट दो, उसके बाद हम तुम्हें 1 दिन से लेके 7 दिन के अंदर-अंदर तुम्हें वापस कर देंगे वो। और है ना, 1 मिनट, 1 दिन से 7 दिन के अंदर-अंदर हम तुम्हें वापस कर देंगे और जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट भी आपको देंगे। तो इट इज़ अ गुड वे टू अर्निंग द सोर्स, इट इज़ अ सोर्सेबल इनकम। मतलब दूसरा बैंक मना क्यों करेगा? उसे तो फ्री में पैसे मिल रहे हैं ना बढ़िया, तो वो ऐसे एक्सेप्ट कर लेगा। और जिस ब्याज पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे है ना, एक बैंक जिसको ज़रूरत थी, वो दूसरे बैंक को जो इंटरेस्ट देगा ना, वो इंटरेस्ट रेट का एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं कॉल इंटरेस्ट। ठीक है ना? मतलब इस तरह से है ना, कॉल रेट कहते हैं अपन उसे, तो इस तरह से होती है कॉल मनी। नाउ पहली हो गई ट्रेज़री बिल, दूसरी हो गई कॉल मनी, तीसरी है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट। ये नॉर्मली बैंक से इश्यू करते हैं। बैंक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देते हैं, जो कि है ना, जैसे कि मैं है ना, मेरे पास ऐसे मान के चलिए 2 लाख रुपए हैं। अब मैं बैंक में गया, मैंने बैंक में है ना वो 2 लाख रुपए डिपॉज़िट कर दिए। सॉरी, अब वो 2 लाख रुपए के डिपॉज़िट्स पे बैंक मुझे एक मतलब एक है ना डिपॉज़िट का सर्टिफ़िकेट देगा। अब ये थोड़ी है कि बैंक में डिपॉज़िट कर दिए, मैं बाय चांस मान लो आई एम अ बिज़नेसमैन एंड आई यूज़ द मनी एट वेरियस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, देन आई नीड सम अमाउंट ऑफ मनी बट नॉट इन फिज़िकल फॉर्म। मुझे फिज़िकल फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक नेगोशिएबल फॉर्म में, जो कि मैं कभी न कभी अनसर्टेनिटी पे यूज़ कर सकूँ। तो 2 लाख रुपए मैंने तो डिपॉज़िट कर दिए, पर मेरे पास तो अभी है ना ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। फ़िज़िकली मेरे को नहीं चाहिए। तब उस वक़्त मैं क्या करूँगा, बैंक मुझे सर्टिफ़िकेट ऑफ डिपॉज़िट देगा और उस सर्टिफ़िकेट ऑफ डिपॉज़िट को मैं कहीं पर भी दिखाकर उसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, मतलब एक है ना मनी की तरह यूज़ कर सकूँगा। और उससे क्या होगा, उससे मेरे को फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ का, है ना? अब आता है ये 3 हो गए ना, सॉरी 3 हो गए ना ये। अब चौथा पॉइंट उठाते हैं अपन, इसको अपन कहते हैं कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर नॉर्मली एक तरह से अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है। सॉरी, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का दिन याद रखना, 14 डेज टू 365 डेज, ओके। ये इशू करते हैं मतलब इसको रिडीम किया जाता है 14 डेज तक, और इशूड हो 14 से 365 डेज तक, इससे है ना रिडीम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ हम देखते हैं इसमें। अब हमारा फोर्थ आता है कमर्शियल पेपर। इट इज़ अ अनसिक्योर्ड ट्रेजरी बिल, सॉरी इट इज़ अ अनसिक्योर्ड मनी मार्केट, जो कि है ना स्पेशली पर्पस होता है इसका कि कोई बड़ी रेपुटेटेड कंपनी है, तो वो अपने एक उसकी पर्ची होगी, उसके है ना, जैसे कि आपने देखा है डॉक्टर है ना अपनी एक रिसिप्ट पे अपना कुछ लिख के देता है और उन गोलियों को, उन दवाइयों को आप मेडिकल पे दिखाते हो, तो है ना वो डॉक्टर की पर्ची को देखकर आपको दवाई देता है। क्योंकि कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं व्हिच आर नॉट गिवन बिकॉज़ दे आर हाइली ड्रग्ड कंज्यूमेबल, काफ़ी सारी ड्रग होती है उसमें। इस वजह से है ना, लोग जब तक डॉक्टर की पर्ची नहीं देख लेते ना, मेडिकल वाले ज़्यादातर, तब तक है ना वो आपको दवाई नहीं देते। तो उस पर्ची से है ना पता चलता है ना, सेम एज़ कंपनी की भी एक रिसिप्ट होती है, कंपनी की भी एक पर्ची होती है। उस पर्ची में है ना कंपनी वाला लिख के दे देगा, आई इश्यूड दैट द आई इश्यूड दैट कमर्शियल पेपर टू दिस पर्सन एंड आई विल गिव दिस अमाउंट इन दिस डेट। ये बात कह कर के है ना वो वो है ना वहाँ पर उसको कमर्शियल पेपर दे देगा दूसरे इंसान को, और कमर्शियल पेपर लेकर पहला इंसान दूसरे इंसान को कमर्शियल पेपर दे देगा और दूसरा इंसान अनसिक्योर्डली उसको यूज़ तो कर लेगा। लेकिन बात क्या होगी इसमें, इसमें ये हो सकता है कि सामने वाली जो कंपनी है जिसने ये कमर्शियल पेपर दिया है, उसकी गुडविल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर गुडविल अच्छी नहीं हुई ना, तो वो जो दूसरा पर्सन है जिसको ये देने वाला है, वो लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रस्टेबल नहीं है ना यार। कभी भी वो मुँह से मुकर जाए कि है ना नहीं देना। लेकिन अगर ट्रस्टेबल होगी कंपनी, जैसे कि अभी बात करें हम रतन टाटा की कंपनी, टाटा इंडस्ट्रीज़, वहाँ से हमने अगर है ना कमर्शियल पेपर लिया, देन वी आर नो दैट कि टाटा हमारे कुछ पैसे लेकर भागना तो है नहीं। कितने लेके भाग जाएगा, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़? 20 करोड़ तो रतन टाटा की जी की जेब में है ना 1 घंटे के अंदर आ जाएँ, अगर वो चाहें तो। तो ऐसे में हमें पता है ना कि वो हमारे पैसों को लेके नहीं भागेंगे, तो वो कमर्शियल पेपर इश्यू करेंगे और है ना आराम से पे कर सकते हैं। ये चीज़ हम देखते हैं। लास्ट में आता है कमर्शियल बिल।
बिल एक तरह का वो होता है जैसे कि मेरा प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट है मेरा, ठीक है ना? अब मैंने है ना उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने की सोचा हूँ, लेकिन है ना कोई खरीद नहीं रहा है, तो मैंने एक कुछ दुकानदारों को कमर्शियल बिल लिख के दिया और ये कहा आप मेरा सामान लो उधारी पर, और है ना अगर ये बिके सामान तो मेरे को पैसे दे देना, नहीं बिके तो वापस कर देना। बस ये तरीका होता है कमर्शियल बिल, समझे ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब अपन एक बार है ना कमर्शियल बिल जान गए और मतलब कि है ना मनी मार्केट को जान चुके हैं। अब मनी मार्केट के अलावा अपन थोड़ा-सा देख लेते हैं कि है ना जो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट है उसके डिफरेंस को। बिकॉज़ द कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट आर क्लोज़ली इंटररिलेटेड टू ईच अदर एंड it is a chance to come the differences between the money market and capital market, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन बनाएँगे तो क्वेश्चन ऐसे थोड़ी दे देंगे भैया मनी मार्केट क्या है या कैपिटल मार्केट क्या है? क्वेश्चन तो ऐसे करेंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के 5 डिफरेंसेस लिखो, 6 डिफरेंसेस लिखो, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना के चुटकियों में आपके हवाइयाँ उड़ा सकते हैं, तोते उड़ते दिखेंगे भाई साहब। तो तोते उड़ने नहीं चाहिए। मेन चीज़ उसमें क्या होती है, वो आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, आपको डराने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप है ना अंडर एस्टिमेट मतलब खुद को ही अंडर एस्टिमेट करते हो, खुद को है ना ऐसे समझते हो अरे यार हम पे नहीं हो पाएगा, समय कम बचा है और इतना ज़्यादा लेंथी पेपर बनाया है, हमें कुछ नहीं आता, ऐसी चीज़ें हो जाएँगी। तो उससे है ना थोड़ा-सा अपने आप को कवर अप करना है और एक छोटी-सी डेफिनेशन तो लिखनी है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट की डिफरेंस के तौर पे, लेकिन उसके अलावा कुछ पॉइंट्स लिखने हैं एंड आई सेड दैट कि ईज़ी है पेपर। देखो, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस होता है कैपिटल मार्केट, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म फंड, ठीक है ना? लॉन्ग टर्म फंड होता है ये। और जो सॉरी और जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म फंड होता है। मनी मार्केट में है ना सबसे पहले ऐसे इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड अदर पब्लिक्स आर इश्यूड, मतलब ये प्राइवेट कंपनीज वगैरह ये सब इश्यू करती है किसको? किसको? मनी मार्केट को, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल होता है। लेकिन हम देखें कैपिटल मार्केट की तो ये लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल होता होता है और इट इज गिवन बाय द मतलब जो मनी मार्केट में इंक्लूड थे जो सेलर्स इस चीज के, जैसे कि बैंक्स, जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, वो तो कैपिटल मार्केट में हैं। उनके साथ साथ जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो भी हैं। भाई वो बाहर से आए हुए हैं तो वो क्या सोचेंगे कि है ना कुछ ऐसा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए जिसका हमें रिटर्न ज़्यादा मिले। और रिटर्न किस में ज़्यादा मिलेगा? जिसमें हम है ना ज़्यादा दिन तक इन्वेस्ट करके रखेंगे, तो इसमें हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। इस चीज़ की वजह से वो आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है ना? ये होता है पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस हम इसमें देखते हैं कि जो कैपिटल मार्केट है वो और मीडियम टर्म के लिए लॉन्ग और मीडियम टर्म की सिक्योरिटीज़ को इश्यूड करता है। बट जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म की जो डील्स हैं उनको है ना उनको कवर अप करता है। बट हम मनी मार्केट को अगर देखें तो मनी मार्केट क्या है? नॉर्मली मनी मार्केट का जो एक शॉर्ट टर्म का वो देखें ना, आप एक डिफरेंस ही लिख देना कि मनी मार्केट 1 दिन से लेकर 365 दिन तक का एक शॉर्ट टर्म फंड रिलीज़ करता है। बट जो कैपिटल मार्केट है वो 365 दिन से ज़्यादा का मैक्सिमम 365 डेज़ का फंड रिलीज़ करता है। ये एक अपन ने एक और पॉइंट बना दिया। अब एक पॉइंट ये कि जहाँ पे कम रिस्क है वहाँ पे कम अर्न है और जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे ज़्यादा अर्न है। तो ज़्यादा रिस्क किसमें? कैपिटल मार्केट में। तो मतलब ज़्यादा रिस्क है कैपिटल मार्केट में तो लिख दिया हमने मोर रिस्क। बट मनी मार्केट में इस चीज़ का कम रिस्क है, क्योंकि है ना कम अगर है ना 1 साल के अंदर-अंदर मिल जाएगा तो इंसान 1 साल के अंदर-अंदर तो वीज़ा भी नहीं बनवा सकता, उसको दिक्कत हो जाएगी भागने में। तो इसलिए हमने 1 साल के अंदर-अंदर हमें मिल जाएगा तो हमने उसकी गर्दन पकड़ रखी है भाई। हम उससे कभी भी है ना वो पैसा निकलवा लेंगे, ठीक है ना? तो लेस रिस्क हुआ। अब हमें इंटरेस्ट किसमें ज़्यादा मिलेगा? हमें इंटरेस्ट कैपिटल मार्केट में ज़्यादा मिलेगा, तो कैपिटल मार्केट का मोर इंटरेस्ट, मोर रिस्क एंड मोर इंटरेस्ट। नाउ तो उनके अपोज़िट मनी मार्केट, लेस रिस्क और लेस इंटरेस्ट। ये हो गए ना 5 पॉइंट लिख दिए ना अपन ने। अब एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स में अगर अपन कहें तो ये जो लेस लिक्विड होते हैं, जैसे कि जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। हमें कभी अर्जेंसी में ज़रूरत पड़ जाए पैसों की तो हमें नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि लेस लिक्विड है ये। हमें इसके बदले में कोई पैसा नहीं देगा। पर हम देखें उसी के अपोज़िट में, तो जैसे कि सर्टिफ़िकेट ऑफ डिपॉज़िट मैंने अभी आपको बताया मनी मार्केट में जो एक सर्टिफ़िकेट ऑफ डिपॉज़िट है वो मैंने लिया। अपना पैसा डिपॉज़िट कर दिया बैंक में। मुझे सर्टिफ़िकेट ऑफ डिपॉज़िट मिल गया। मैंने कहा, "भाई साहब, ये मेरा सर्टिफ़िकेट ऑफ डिपॉज़िट है, इसके बदले में तू मेरे को 1 किलो चीनी दे।"
सामने वाला झक्क मार के देगा। वाई? बिकॉज आई हैव द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विच इज इशूड बाय द बैंक। बस बैंक ने इशू किया, भैया रैपट मार दूंगा, चुपचाप से करके दे। वजह सीधी है, मेरे पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। लेकिन कैपिटल मार्केट में ये नहीं होता। तो हाईली लिक्विड क्या है? हाईली लिक्विड है अपना मनी मार्केट, बट लेस लिक्विड क्या है? कैपिटल मार्केट। ये अपनी हो गई। और इसका एक और हम देखें तो जो कैपिटल मार्केट है हमारा, वो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पे काम करता है। इस पे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसे कि बिल्डिंग खरीदनी है, जैसे कि मशीन्स लगवानी है, और जैसे कि प्लांट्स खड़े करने हैं खुद के नए, जिससे प्रोडक्ट्स बना सकें। तो ये लॉन्ग टर्म के वर्क्स होते हैं ना। लेकिन उसी के अपोजिट में हम कहें तो मनी मार्केट एक वर्किंग कैपिटल को कंफर्म करने के लिए, सॉरी 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 वर्किंग कैपिटल को कंफर्म करने के लिए बनाया जाता है। अब ये वर्किंग कैपिटल को क्या करेगा? वर्किंग कैपिटल के लिए ये फंड रेज करेगा। तो ऐसे हमने डिफरेंस देखे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के। अब हम एक छोटा सा जो चांस बनता है कि है ना, हमने जो कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को पढ़ा था, उसके भी कुछ पॉइंट्स आ जाए, क्या पता यार। 3 से 4 नंबर के तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो इसमें भी थोड़ा सा पॉइंट्स को देख लेते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सबसे पहला पॉइंट, प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट जहाँ पे फ्रेश शेयर्स इशू होते हैं, तो लिख दो प्राइमरी मार्केट इशूड फ्रेश शेयर, सेकेंडरी मार्केट इशूज प्राइमरी मार्केट शेयर्स, या फिर कहते हैं हैंड और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एंड शेयर्स इशूड बाय सेकेंडरी मार्केट। बस पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा, ये सिक्योरिटीज जो इशू करते हैं प्राइमरी मार्केट में, वो कंपनी करती है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो सिक्योरिटी इशू होती है, वो इन्वेस्टर के द्वारा किया जाता है। मतलब ये जैसे कि माना ये कंपनी है, ठीक है ना। कंपनी ने इसको दिया, क्या दिया? एक सिक्योरिटी दी, ठीक है। अब इसके हाथ में सिक्योरिटी आ गई इसके हाथ में सिक्योरिटी। ये प्राइमरी मार्केट है। लेकिन अब इसने ना किसी तीसरे इंसान को ये सिक्योरिटी बेच दी, तो इसके हाथ से गई और इसके हाथ में अब आ गई सिक्योरिटी। तो ये क्या है? अब ये वाला प्रोसेस क्या हुआ? ये वाला प्रोसेस हुआ सेकेंडरी मार्केट का। और इस सेकेंडरी मार्केट में हमने देखा कि सेकेंडरी मार्केट की वजह से जो सिक्योरिटी थी, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में गई थी, जो दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में चली गई। और इस तरह से हमने देखा सेकेंडरी मार्केट को, ठीक है ना। अब इसके अपोजिट में एक ज्योग्राफिकल लोकेशन जो होती है, वो प्राइमरी मार्केट की नहीं होती। क्यों? क्योंकि कंपनीज वो तो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हैं, कहीं से भी है ना सिक्योरिटीज और शेयर्स को इशू कर सकती हैं। दैट्स वाई वी आर से दैट इन द प्राइमरी मार्केट वी आर नो सी इन द ज्योग्राफिकल लोकेशन। वो कहीं पे टिके थोड़ी हैं, उनकी तो कितनी सारी ब्रांचेस हैं, कहीं से भी इशू कर देगी वो। बट जो सेकेंडरी मार्केट है, उसकी कोई एक सिंगल ब्रांच होगी जहाँ से वो इशू करेगी। तो हम देखते हैं इसी तरह से कि सेकेंडरी मार्केट की ब्रांच है जहाँ पर इशू किया जाता है, और वो 9 बजे से लेके रात के मतलब शाम के 5 या 6 बजे तक खुली रहेगी। हमें इतनी चीज़ें पता होती है सेकेंडरी मार्केट की, ठीक है ना। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ अगर हम बात करें, तो जो कंपनी होती हैं, मतलब जो कंपनी इसमें आती है ना, वो एक तरह से सभी कंपनी आ सकती हैं प्राइमरी मार्केट में। सब कंपनी आ सकती हैं, अगर वो थोड़ी सी वर्दी है ना उनकी, तो वो अपने शेयर्स और सिक्योरिटी को इश्यू कर सकते हैं। बट इन द सेकेंडरी मार्केट ओनली लिस्टेड कंपनीज आर केम इन द कॉम्पिटिशन ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज, बिकॉज क्योंकि एक सेबी हमारा जो होता है ना, वो इन चीज़ों पे ध्यान रखता है। अभी मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में भी। नॉर्मली होता क्या है, कोई भी आके अगर अपन से कहेगा कि हमें ना आपको सेकेंडरी शेयर्स इश्यू कराएँगे, तो इससे तो क्या हो जाएगा, इससे तो एक माल फंक्शनिंग की प्रॉब्लम भी बन सकती है कि सामने वाला मैनिपुलेट कर रहा है भाई। भाई धोखा दे रहा है तू मेरे को, तो तू मेरे को धोखा देगा तो तेरे गाल पे हैपट मैं भी दूँगा। सीधी बात तो ये है ना। तो उसी बात पे हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर सामने वाले को देखा नहीं गया किसी तरह से, तो वो किसी को भी पागल बना सकता है और उसे ठग सकता है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट से लोगों का भरोसा उठने लग जाएगा और इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो जाएगी। ये चीज़ हमने इसमें नॉर्मली देखी। और एक लास्ट पॉइंट बनता है इसी का कि प्राइस जो सिक्योरिटीज़ की होती है प्राइमरी मार्केट में, वो प्राइस बताई जाती हैं कंपनीज़ के द्वारा, डिमांड के द्वारा नहीं, वो कंपनीज़ के द्वारा ऐसे मैनेज की जाती हैं उन प्राइस को। लेकिन हम देखें अगर प्राइस जो सेकेंडरी मार्केट में इश्यू होती हैं, मतलब सेकेंडरी मार्केट में है ना मैनेज की जाती हैं, वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे की जाती हैं। जिसकी ज़्यादा डिमांड है, उसकी है ना एट प्रीमियम पे है ना इश्यू की जाएगी सिक्योरिटी। बट जिसकी कम डिमांड है, उसको एट डिस्काउंट पे इश्यू कर दिया जाएगा। सॉरी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इसमें। ठीक है ना? समझे? ये पॉइंट्स है ना काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि आने के चांस ज़्यादा होते हैं इन पॉइंट्स का।
तो ध्यान से देखिएगा इन पॉइंट्स को, बहुत ईज़ी पॉइंट्स हैं ये, ठीक है ना? अब अपन आगे बढ़ते हैं और थोड़ा-सा देखते हैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्रोसीजर्स को। तो देखो 1 टू 1 लाइन पे चलेंगे हम। मैंने आपके सामने लिखे 4 हैं, बट इनमें कुछ और भी एक्स्ट्रा मैंने जॉइन किए थे। स्लाइड नहीं बना पाया, आप कहोगे ना तो है ना एक सिंगल स्लाइड बना के अपन ग्रुप पे है ना उसे शो कर देंगे, तो ग्रुप में मैं आपको भेज दूँगा, उसमें से देख लेना। ईज़ी है, ठीक है ना? देखो होता क्या है, सबसे पहले जो हमारा काम करवाएगा उसको भी तो चुनना सबसे बड़ा काम है। तो सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर को सेलेक्ट करना कि भाई कौन में ऐसी एबिलिटी है जो है ना सामने से जाके किसी इंसान को हमारे शेयर्स बिचवाएगा, किसी इंसान से कहेगा कि ये कंपनी के शेयर्स लो, छा जाओगे गुरु, छा जाओगे। अब गुरु को छाने के लिए कंपनी के शेयर्स भी तो लेने पड़ेंगे, चाहे हमारी क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, हमारी कंपनी कितनी भी अच्छी हो। अगर ज़्यादा अच्छी, वैसे ज़्यादा अच्छी है ना तो अपने आप लोग आएँगे, लेकिन नई कंपनी है, लेकिन अर्निंग अच्छी चल रही है पर नाम नहीं है अभी, तो उन कंपनीज़ के लिए कोई अच्छे ब्रोकर की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहला काम है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर को सेलेक्ट कर लिया। अब ब्रोकर कौन हो सकते हैं? ये काफ़ी सारे, जैसे कि ग्रो ऐप, लाइक एंजल वन, लाइक म्यूचुअल फंड्स, ये सारे क्या हैं? ये सब ब्रोकर्स ही तो हैं। ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, और ये सारे है ना फिर अपनी मदद करते हैं शेयर्स और सिक्योरिटीज़ इश्यू करने में, मतलब लेने में, खरीदने में, बाय करने में। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, इट इज़ द ओपनिंग ऑफ डीमार्ट अकाउंट। देखो अकाउंट 2 तरह के होते हैं। पहला होता है डीमार्ट अकाउंट, जिसे हम कहते हैं डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। दूसरा होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो डीमार्ट अकाउंट होता है ना, वो शेयर्स को रोकने के लिए होता है। जैसे कि इफ आई थिंक दैट द शेयर्स वैल्यू विल इंक्रीज, बट एट दैट टाइम शेयर्स वैल्यू इज एट अ डिस्काउंट, देन I try to buy the shares at that time and sell it after 1 day। तो एक दिन के बाद उसने सेल करने के लिए मैंने अभी वो खरीदे हैं, क्योंकि मुझे शक है कि कल है ना इनके प्राइस बढ़े आएंगे, तो उस वक्त मैं इन शेयर्स को खरीद लूंगा और अगले ही दिन इन शेयर्स को बेच दूंगा। अगर नहीं बेचा, ये मानो अगर मैंने एक दिन से ज़्यादा दिन वो शेयर्स अपने पास रखे, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी डीमार्ट अकाउंट की। किस अकाउंट की? डीमार्ट अकाउंट की, ठीक है, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। और दूसरा हमारा होता है जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ये कि मैंने आज खरीदे और अगले 24 घंटे के अंदर अंदर मैंने वो शेयर्स बेच दिए, तो उसके लिए मुझे ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस तरह के अकाउंट होते हैं जो कि हमारे लिए ब्रोकर खुलवा के देता है, और ये नॉर्मली है ना ऑफलाइन ब्रोकर खुलवा के देता है। ऑनलाइन ब्रोकर इतना ज़्यादा है ना पंगा नहीं लेता, क्योंकि उससे बातें ज़्यादा वो दिक्कत देगा, तो हम है ना छट ऐसे झपट्टा मार के भाग यहाँ से करके है ना आगे बढ़े जाएंगे, हम ध्यान नहीं देंगे उस पर। तो ये चीज़ें होती हैं। अब हम देखते हैं थर्ड जो हमारा पॉइंट है, प्लेसिंग द ऑर्डर। भाई हमें पता चल गया हमारा अकाउंट खुल गया, अब ये तो देखेंगे हम कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा पे कर रही है, कौन सी कंपनी है ना किस तरह से डिस्काउंट में, एट पार में, प्रीमियम में है ना अपने सिक्योरिटीज और शेयर्स को इशू कर रही है। देन वी आर सीन दैट, और उनको देखने के बाद हम है ना फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर प्लेस कर दिया हमने, किसी एक कंपनी के शेयर्स हमें पसंद आ गए, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। सेकंड हमारा आया इसी में कि हम मैच करेंगे कि कौन सा शेयर या कौन सी सिक्योरिटी बेस्ट प्राइस पे है फॉर द कंज्यूमर, फॉर द बायर। बायर के लिए कौन सा है ना सेल, कौन सी है ना ज़्यादा अच्छी प्राइस पे शेयर्स और सिक्योरिटी हैं, उनको अपन देख के वो पे खरीदने की सोचेंगे। फिर उसके बाद जो ब्रोकर होगा ना वो हमसे पूछेगा, सर ये वाले शेयर्स और सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छे हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? इफ़ वी आर इंटरेस्टेड, देन हम कहेंगे ओके है बॉस, ओके चलने दे, आगे बढ़ने दे। अब आगे बढ़ने दे मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मांगेगा वो, हमने ऑर्डर दे दिया, और उसने फिर है ना एक कॉन्ट्रैक्ट इशू किया। और उसके बाद उसने डिलीवरी के लिए, मतलब उसने है ना शेयर्स हमें दिए और एक पेमेंट कराई। क्या पेमेंट कराई? कि हमने शेयर्स लिए, अब वो शेयर्स किस रेट में थे वो रेट हमें पता है। अब वो रेट हमें पता है तो हमने फिर वो वापस उसकी पेमेंट भी तो हम करेंगे, तो हमने पेमेंट कर दी उसकी और हमें शेयर्स मिल गए। इस तरह की चीज़ हमने देख ली, और लास्ट होती है हमारी सेटलमेंट साइकिल, जो कि ऐसा ही है। पहला पहले इंसान ने, मतलब कंपनी ने इशू किए, इंसान ने खरीदे, सेबी ने देखे, फिर इंसान ने दूसरे को बेचे, फिर है ना कंपनी को दिए, कंपनी ने वापस ले लिए मतलब अपने शेयर्स, और फिर से है ना कंपनी का वही रोटेशन चलेगा। एंड दिस इज रोटेशन एज द सेटलमेंट साइकिल। ये हम देखते हैं इसमें। अब एक बात देख लें कि इन चीज़ों को हमने पढ़ा, तो इन चीज़ों में डिपोजिटरी कौन है? कौन है डिपोजिटरी जो है ना मतलब पैसों को अपने अपने पास रखता है? डिपॉजिट का मतलब क्या है भाई? डिपॉजिट का मतलब है
डिपॉजिट का मतलब है कि जो पैसा आपने अपने मतलब डिपॉजिट कौन रखते हैं अपने पास? जो बैंक्स होते हैं। और इसी तरह से सिक्योरिटीज़ अपने अंदर अपने पास कौन रखते हैं? जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो हमने देखा है डिपॉजिटरी एक तरह का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ अ एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन व्हिच होल्ड दी सिक्योरिटीज़। ये सिक्योरिटीज़ को होल्ड रखते हैं, अपने पास रखते हैं। इट इज़ लाइक अ बैंक, बैंक की तरह काम करते हैं ये। अब हम देखते हैं इसी में कि जो ये डिपॉजिटरीज़ है ना, ये किस तरह से काम करते हैं, इनका मेन क्या है? अब ये डिपॉजिटरीज़ है ना, कई सारे होते हैं जो कि अंडर ही ये जो अंडर में काम करते हैं। और इनका मेन पता है क्या होता है? जैसे कि आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक होता है सेंसेक्स और एक होता है निफ्टी। जो सेंसेक्स और निफ्टी होते हैं ना, ये 2 वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे पूरा मार्केट की एक हम इकोनॉमिक वे से सर्वे कर सकते हैं। अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो मतलब नेशनल हमारी करेंसी जो है, हमारे नेशन में, हमारे देश में करेंसी ऊपर जा रही है। और हमारा सेंसेक्स नीचे आ रहा है तो मतलब कम नीचे आ रही है। जैसे कि आपने वो देखे नहीं क्या, वो बुल वगैरह, वो सांड वगैरह दिखाए जाते हैं कि सेंसेक्स भाई ऊपर जा रहा है, सांड ऊपर चढ़ता जा रहा है। सेम थिंग है इसमें। कई बार अखबार में देखना, वो सांडों को कई बार दिखाते हैं, देखा नहीं होगा आपने, वो सांड लड़ते दिखाए जाते हैं उसमें, तो वो यही है सेंसेक्स का ही, कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, ऐसी चीज होती है। होता क्या है, देखो, हम क्या मानते हैं, इंडिया, जैसे कि इंडिया बात है, ठीक है, इंडिया पूरी है। इंडिया के अंदर क्या है, स्टेट्स है ना, इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं, ठीक है। अब उसी तरह से सेंसेक्स, पहले सेंसेक्स है, सेंसेक्स क्या है, इंडिया। और इंडिया के अंदर के स्टेट्स है ना, वो भी सेंसेक्स में आ गए, लेकिन इंडिया के बाहर जो पूरी दुनिया में है ना, वो है निफ्टी। हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो सेंसेक्स मतलब पूरी दुनिया की बात करी हमने, तो पूरी दुनिया में निफ्टी ही होती है। अब निफ्टी क्या तरह से होती है कि जो पूरी दुनिया में जितनी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस है, बिजनेसमैन है, उनकी, उनमें से 50% टॉप बिजनेसमैन की अगर जो सिक्योरिटी और शेयर्स की रेट हाई जा रही है, तो मतलब पैसा दुनिया भर में ज़्यादा है, काफ़ी बढ़ चुका है। और आप देखते हो ना, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन, टॉप 50 रिचेस्ट पर्सन, ऐसी हर साल लिस्ट बन के तो आती है, तो उन्हीं लिस्ट में इनका भी नाम आते हैं। तो अगर उन कंपनीज़ की है ना, शेयर्स और सिक्योरिटी हाई जा रही है, तो मतलब पूरे देश में पैसा, पूरी दुनिया में पैसा अच्छा चल रहा है। उनकी नीचे जा रही है तो मतलब पूरे देश में कम ही पैसा है, कमी है पैसे की। क्यों? क्योंकि जब रिचेस्ट पर्सन, जिनके ऊपर नाम लगा है कि है ना बहुत रिचेस्ट पर्सन है, उनकी ही सिक्योरिटीज नीचे जा रही है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि है ना और सबों की तो बढ़िया चल रही होगी। इसी तरह से सेंसेक्स है ना, वो हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया कहलाया जाता है। अब इसमें क्या होता है सेंसेक्स में, ये है ना, जो टॉप 30 होते हैं ना अपने भारत के अंदर, टॉप 30 रिचेस्ट पर्सन या बिजनेसमैन, उनके एक, उनकी जो सिक्योरिटीज की एक वो है रेट, उनको देखता है। अगर वो हाई जा रही है तो देश के अंदर पैसा अच्छा है, अगर वो लो जा रही है तो देश के अंदर पैसा कम है। ये चीज हमें है ना देखते हैं सेंसेक्स में, समझे ना। यकीन है कि अब आप सेंसेक्स और उससे तो समझ ही गए होंगे, मतलब ये सेंसेक्स और निफ्टी को, बिकॉज इट इज अ बेसिकली थिंग विच इज कम इन द न्यूज़पेपर एट एवरी डे, हर दिन की बात है भाई साहब। मतलब ये है ना, सांडों को लड़ाए बिना कभी नहीं रहेंगे, ये इनकी आदत पड़ चुकी है सांडों को लड़ाने की। 1 मिनट। क्या कर लिया रे। हाँ, अब अपन देख लेते हैं। देखो, मैंने आपको ये चीजें बताई, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिसे अपन कहते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, आधे घंटे की हो गई भाई सब क्लास। ये होती है स्पेशली कि जो 1988 में, मतलब 12 अप्रैल 1988 में ये एस्टेब्लिश की गई थी। और ये एक तरह से वॉच डॉग है। जैसे अब आप मानो, हमारे देश को चलाने के लिए हमने किसको चुना, गवर्नमेंट को चुना। गवर्नमेंट कौन, जिसे हमने चुना। तो सेबी कौन, सेबी वो है जिसको चुना गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका मेन काम क्या है कि लोग, जो कंज्यूमर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को बचाना, और जो माल फंक्शनिंग करने वाली कंपनीज हैं उनको तमाचा मार के साइड में पुलिस थाने में बंद कराना। एक वॉच डॉग है सेबी अपना, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारा काम करता है इस तरह से कि ये है ना जो बढ़िया बढ़िया कंपनीज है ना, उन मतलब हर कंपनी को जो भी शेयर्स इशू करना चाहती हैं, या फिर है ना जो सेकेंडरी मार्केट में है ना, जो लिस्टेड ब्रोकर्स हैं जो शेयर्स को बिचवा रहे हैं, उन सब पे नजर रखता है। अगर कोई है ना गलती करते या है ना मैनिपुलेट करते दिखता है, मतलब धोखाधड़ी करते दिखता है, तो उसको पनिश कराता है सेबी, जिससे कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को हार्म ना हो और इन्वेस्टर्स अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें। ये चीज हम देखते हैं। सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या फंक्शंस हैं इसके। पहला फंक्शन इसका, to regulate stock exchange and the security market to promote their orderly function।
कि है ना ऑपरेट कराता है इस सिक्योरिटी मार्केट को, खुला रखता है सिक्योरिटी मार्केट को, जैसे कि आओ थोप के बाद में बेचे हैं, आ जाओ शेयर से सिक्योरिटी ले जाओ, इस तरह की बातें करता है ये। और ये तरह की बातें जो हैं ये सिक्योरिटीज और शेयर्स को है ना डेली के डेली है ना आगे मतलब प्रोवाइड करवाती है लोगों में कई सारे। अब यार कंपनी एक बार इशू करेगी ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट तो डेली का हो सकता है। क्या पता किसका दिमाग ऐसे कि फिर जाए और वो कहे हमें तो भैया अपने शेयर्स बेच दें, सिक्योरिटी बेचनी है, तो वो तो मार्केट में उठ के आ जाएगा ना। और जोग्राफिकल लोकेशन किसकी है? सेकेंडरी मार्केट की। अभी अभी बताया ना मैंने डिफरेंसेस में, सेकेंडरी मार्केट की एक जोग्राफिकल लोकेशन है और समय है, जो सेबी का यही काम है उन सबको देखना। सेकंड पॉइंट है टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू गाइड एंड एजुकेट देम। मतलब प्रोटेक्ट करो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, उनको कोई धोखा नहीं दे पाए, कोई भी, चाहे कंपनी हो या फिर कोई वर्ग मतलब ब्रोकर हो, कमिश्नर, ऐसे कमीशन लेने वाले हो, कोई धोखा नहीं दे पाए, ये चीज़ों को देखो। और एजुकेशन दो, नॉलेज दो किनको? इन्वेस्टर्स को, कि भाई तुम्हारे संग ये हो सकता है तो बच के रहो, हमसे मिलो, हमसे बातचीत करो अगर कुछ भी हो, लेकिन खुद वो है ना सावधान रहें, सतर्क रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ऐसे कि ऐसे ऐसी बातें होंगी उसमें, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को दिखाता है, इन चीज़ों को बताता है कौन? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडिएटरीज लाइक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ कि जैसे कि पुलिस क्या है, पुलिस ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए कि भाई 144 धारा जो है ना फॉलो नहीं करेगा उसके पिछवाड़े डंडे मारेंगे। क्यों? वजह क्या है उसकी? क्योंकि भाई जब सरकार ने कह दिया कि गलत है, बाहर मत निकलो, तो क्यों बाहर निकल रहे हो? क्यों? कोविड-19 में सबने डंडे खाए हैं ना बाहर निकल के। लड़कों ने तो बहुतों ने खाए होंगे, भाई मैंने नहीं खाया, देखो मेरे ऊपर मत लगाना, क्योंकि मैं भैया बाहर ही नहीं निकला था यार। हुआ क्या? कोविड-19 में जो भी बाहर निकलता था उसको है ना डंडे पड़ते थे। व्हाई? बिकॉज़ द कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन बाय द लॉ, बाय द पुलिस फोर्स और उसकी वजह से लोग है ना बाहर निकलने में डरते थे। तो ऐसी चीज़, ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए जाते हैं सेबी के द्वारा, जिससे कि लोगों के, इन्वेस्टर्स के राइट्स को हार्म होने से बचाया जा सके। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा, प्रिवेंट ट्रेड माल प्रैक्टिसेस सच एज इंटरनल ट्रेडिंग। भाई साहब माल प्रैक्टिसेस क्या है? धोखाधड़ी, या फिर एक कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम है, कोई नया इन्वेस्टर आ गया, बेचारे को इन्वेस्ट करना है, उसको धोखे से बोल दिया भाई साहब वैसे चाहे 80 रुपए की चल रही है उसकी वैल्यू एट अ डिस्काउंट, बट उसको कह दिया भाई 150 रुपए प्रीमियम पे चल रही है, मजेदार है, खरीद लो, 200 रुपये सॉरी 200 रुपये पर शेयर पे मिलेंगे। वो बेचारा क्या करेगा? वो बेचारा खरीद लेगा शेयर्स को। मान के चलो उसने 200 शेयर्स खरीद लिए, 30,000 रुपये हाथों हाथ दे दिए उसने, लेकिन उनकी असली रेट क्या थी? उनकी असली रेट 8 या 24, मतलब 24,000 थी। 24,000 के उसने 30,000 दे दिए, फायदा किसको हुआ? जिसने दिलवाए 6,000 का फायदा हो गया। इस तरह की प्रैक्टिस को कौन बचाता है, कौन है ना रोकता है? सेबी रोकता है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर का रिवीजन हुआ खत्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई साहब, बहुत हो गया। बाय बाय।